गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, बात करने वाले हैं 8 मार्च 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी को अपन एक क्विज के माध्यम से सोल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और सारे क्वेश्चन आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा ताकि आने वाले समय में आपको लंबे समय तक वो आसानी से याद रहेंगे। तो देखिए, बिना वक्त हुए आज का जो सेशन है उसको अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 पुरस्कार में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिए, इंदौर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 स्वच्छता पुरस्कारों के अंतर्गत इंदौर को लगातार तीसरे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया है। इस श्रेणी के अंतर्गत दूसरा और तीसरा स्थान अंबिकापुर जो कि छत्तीसगढ़ में है और मैसूर जो कि कर्नाटक में है उसने हासिल किया है। तो दूसरा स्थान तो अंबिकापुर ने और तीसरा स्थान है वो मैसूर ने हासिल किया है और पहला स्थान है वो इंदौर ने और लगातार तीसरे वर्ष ये स्थान हासिल किया है। केंद्र सरकार के सर्वेक्षण के अंतर्गत नई दिल्ली नगर पालिका जो परिषद क्षेत्र है उसको सबसे स्वच्छ छोटे शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। उत्तराखंड का जो गोचर जगह है, उत्तराखंड की गोचर को सबसे स्वच्छ गंगा नदी तट शहर चुना गया है। सबसे स्वच्छ बड़े शहर का पुरस्कार अहमदाबाद को, जबकि रायपुर को सबसे तेज बढ़ने वाले बड़े शहर का पुरस्कार दिया गया है। उज्जैन को सबसे स्वच्छ मध्यम शहर का और मथुरा वृंदावन को सबसे तेज बढ़ने वाले मध्यम शहर का पुरस्कार दिया गया है। जबकि जो भोपाल मध्य प्रदेश है उसको सबसे स्वच्छ राजधानी घोषित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में देश के सभी शहरी जो स्थानीय निकाय हैं उसको शामिल किया गया, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया है। तो देखिए, जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं उन्होंने नई दिल्ली के अंतर्गत आयोजित एक समारोह के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के जो पुरस्कार हैं वो प्रदान किए हैं और इंदौर का इसमें सबसे फर्स्ट नंबर के ऊपर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, देहरादून मसूरी रोपवे परियोजना का शिलान्यास किसने किया है? तो देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत इनका नाम है और तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। मसूरी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देहरादून मसूरी रोपवे परियोजना है उसका लोकार्पण त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा किया गया है। देहरादून मसूरी रोपवे परियोजना दुनिया की 5वीं सबसे लंबी रोपवे परियोजनाओं में से एक है। इसकी लागत की बात करें तो लगभग 300 करोड़ रुपए 3 वर्षों के अंतर्गत ये रोपवे है वो पूरा होने की उम्मीद है। एक बार पूरा होने के बाद में देहरादून के बेस कैंप पुरकुल गांव से मसूरी तक 1 घंटे के घुमावदार रास्ते को केवल 15 मिनट में ये सफर है वो पूरा कर देगा। एक फ्रांसीसी कंपनी जिसका नाम है पोमा रोपवे को तकनीकी सहायता प्रदान करेगी, जिससे सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के ऊपर इसको बनाया जाएगा। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका शिलान्यास किया है जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, दिव्यांग बच्चों के लिए सिक्कों की एक श्रृंखला किसके द्वारा जारी की गई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी की गई है और इनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के मूल्य वर्ग के दृष्टिबाधित अनुकूल मुद्रा सिक्कों की नई श्रृंखला जारी की है। मुद्रा सिक्कों की नई श्रृंखला में विभिन्न प्रकार की नई विशेषताओं को भी शामिल किया गया है ताकि जो भी दृष्टिबाधित लोग हैं वो उनको आराम से पहचान सकें। 20 रुपये के नए सिक्के के 12 सिरे होंगे और किनारों पर कोई भी निशान नहीं होगा और जो सिक्के होंगे वो गोलाकार रूप में होंगे। शेष मूल्य वर्ग के जो सिक्के हैं वो गोल आकार में ही होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस श्रृंखला को जारी करने का कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस राज्य सरकार के नाटुन दिशा की शुरुआत की है? तो देखिए, त्रिपुरा सरकार के द्वारा की गई है। त्रिपुरा के शिक्षा मंत्री हैं रतन लाल नाथ त्रिपुरा के शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने तीसरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के जो शैक्षणिक स्तर है उसका आकलन करने और फिर उसमें वर्तमान स्तर में सुधार करने के लिए नाटुन दिशा की घोषणा की है। इसके लिए गैर सरकारी संगठनों और जो शिक्षण संस्थान है उसके 800 शिक्षकों को इसके अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना की जो अवधि है वो 1 महीने की है और योजना के लिए 28 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो इसमें त्रिपुरा सरकार क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, IRDAI और NHA ने किस योजना में धोखाधड़ी रोकने के लिए कार्य समूह का गठन किया है? तो देखिए, उस योजना का नाम है आयुष्मान भारत योजना। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर संयुक्त रूप से एक कार्य समूह का गठन किया है। 10 सदस्यीय संयुक्त कार्य समूह की अध्यक्षता डॉक्टर दिनेश अरोड़ा जो कि NHA के
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। यह एक सामान्य संग्राहक और क्षमता निर्माण के माध्यम से धोखाधड़ी का पता लगाने और उसका निवारण करने के तरीकों के ऊपर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तो आयुष्मान भारत योजना क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है एसीआई के अनुसार। देखिए एसीआई का मतलब क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिषद। तो एसीआई के अनुसार कौन सा हवाई अड्डा 40 मिलियन से अधिक यात्रियों के स्थान पर शीर्ष स्थान पर ये रहा है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिषद यानी कि एसीआई के अनुसार जीवीके के नेतृत्व वाले मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। तो देखिए मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका राइट आंसर होगा। इसने 40 मिलियन से अधिक यात्री की श्रेणी के आकार में और क्षेत्र के आधार के ऊपर सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के पुरस्कार के रूप में मुंबई हवाई अड्डे को सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार है वो एशिया प्रशांत क्षेत्र में उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव के सम्मान के अंतर्गत दिया गया है। यह दुनिया के 3 बिलियन से अधिक यात्रियों की एक आवाजाही वाले किसी भी एयरपोर्ट ऑपरेटर के लिए उच्चतम संभावित पुरस्कार है। पुरस्कार समारोह इंडोनेशिया के बाली के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। तो मुंबई इसमें हवाई अड्डा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा है गूगल ने बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो देखिए बोलो एप्लीकेशन लॉन्च किया है। एक कंपनी है गूगल, उसने एक नया निशुल्क ऐप बोलो लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य प्राथमिक स्कूल के जो बच्चे हैं उसमें हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ाना है। यह निशुल्क एप्लीकेशन है वो आप गूगल की स्पीच रिकॉग्निशन और टेक्स्ट टू स्पीच तकनीक का उपयोग करता है। ऐप में एक एनिमेटेड कैरेक्टर दिया दे रखा है जो बच्चों को कहानियों को जोर से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। यदि बच्चा शब्द का उच्चारण करने में असमर्थ है तो वो इसमें मदद भी करती है। यह कहानी पूरी ठीक होने पर पाठक की प्रशंसा भी करती है। यूजर से ऐप में लॉगिन करने के लिए ईमेल आईडी और लिंक जैसे विवरण नहीं मांगे जाते हैं। तो बोलो ऐप क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है जन औषधि दिवस कब मनाया गया। तो देखिए 6 मार्च को जन औषधि दिवस है वो मनाया गया है। देश भर में जन औषधि दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे देश भर में 5000 जन औषधि केंद्रों को संबोधित किया है। 652 जिलों में 5050 से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र कार्यशील हैं। जन औषधि केंद्र कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध करा रहे हैं। हर दिन 10 से लेकर 15 लाख लाभार्थियों को जन औषधि केंद्रों से दवाएं मिल रही हैं। तो जन औषधि दिवस कब मनाया गया है, 6 मार्च को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ में एक बैंक इंश्योरेंस समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा HDFC लाइफ इंश्योरेंस। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने निजी जीवन बीमा कंपनी जो HDFC लाइफ इंश्योरेंस है उसके साथ में एक बैंक इंश्योरेंस समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। यूनाइटेड बैंक के ग्राहक जीवन बीमा उत्पादों वितरण और ग्राहक सेवा में HDFC लाइफ की विशेषज्ञता का लाभ उठा सकेंगे। तो ऑप्शन आपको जो फोर्थ दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में शामिल होने वाला 124वां सदस्य कौन बना है। तो मलेशिया क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। मलेशिया अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का 124वां सदस्य बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय परिषद दुनिया का एकमात्र स्थायी युद्धकालीन अपराध न्यायालय है और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अदालतों के असमर्थ या अनिच्छुक होने पर सबसे बुरे दुर्व्यवहारों के खिलाफ मुकदमा चलाना है। जो अंतर्राष्ट्रीय जो अपराध न्यायालय है इसके 4 प्रमुख अंग हैं जिसमें प्रेसिडेंसी, न्यायिक प्रभाग, अभियोजक कार्यालय और रजिस्ट्री। तो ये इसके 4 प्रमुख अंग हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में शामिल होने वाला 124वां सदस्य कौन बना है, मलेशिया बना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया है। तो देखिए सुल्तान अजलान शाह कप है उसके अंतर्गत मनप्रीत सिंह को भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बनाया है। हॉकी टीम के अनुसार 28वें सुल्तान अजलान शाह कप में खेलने के लिए मनप्रीत सिंह को 18 सदस्यीय भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बनाया है। सुरेंद्र कुमार टीम के उप कप्तान होंगे जो कि आप ऑप्शन 3 में देख रहे हैं। भारत अपने अभियान की शुरुआत जापान के खिलाफ पहले दिन 23 मार्च से करेगा। इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले देशों में भारत, मलेशिया जो कि मेजबानी कर रहा है, कनाडा, कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, एशियाई खेल स्वर्ण पदक विजेता जापान भी इसके अंतर्गत शामिल है। जो सुल्तान अजलान शाह कप है वो एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है जो मलेशिया के इपोह में 23 मार्च 2019 से आयोजित किया जाएगा। ये जो टूर्नामेंट है वो मलेशिया के नॉर्वे यांग डी पर्टुआन अगोंग
सुल्तान अजलान शाह के नाम पर रखा गया है, जो कि फील्ड हॉकी के प्रशंसक थे। तो इसमें मनप्रीत सिंह क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, 8 मार्च 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने उन सभी के बारे में अपनी बात की है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। ये सीरीज कंटिन्यू इसी तरीके से जारी रहेगी, इसलिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहें।